नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम वर्मा एक्सीलेंस। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस वीडियो लेक्चर में आज हम अपनी पिछली कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि विभिन्न जो शब्द हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उनकी परिभाषाएं क्या है, उनको एक बार हमने पूरा देख लिया था और अब बारी बारी से हम उसके विस्तार उस पे विस्तार से चर्चा कर रहे थे। और इस चर्चा के क्रम में हमने ए जो था कोर्ट, 21A कोर्ट, 21B कंक्लूसिव प्रूफ, 21C डिस्प्रूव्ड, उसके बाद 21D डॉक्यूमेंट और 21E एविडेंस तक देख लिया था, विस्तार से समझ लिया था। आज हम चर्चा करेंगे 21F पर, यानी 21F में है फैक्ट, और आज हम फैक्ट की चर्चा करेंगे, तथ्य की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 चल रहा है और उसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं 21F की। F में है फैक्ट, जैसा कि मैंने बताया था, F में फैक्ट है, ये याद करने की टेक्निक थी। और फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। तो अब हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं बिना देर किए हुए बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज है उसको एक बार रीड करता हूँ, तब हम इसको बारी बारी से समझेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट में देखिएगा, नहीं है तो ले लीजिए और तभी पढ़िए, तो ही बेहतर होगा। तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। पहला, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। मैं लिख भी देता हूँ इसको। तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। पहला, कोई वस्तु, ऐसी कोई वस्तु वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, बोधगम्य हो, पहला। दूसरा है कोई मानसिक दशा, कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो। तो ये जो परिभाषा है वो दी हुई है फैक्ट की, तथ्य की। इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी रीड कर दे रहा हूँ। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स फर्स्ट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शस। तो ये जो बात लिखी हुई है, इसको पढ़ने से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। पहला कह रहा है कि ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रियों द्वारा बोधगम्य का अर्थ है कि जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। वस्तु या वस्तुओं की अवस्था, यानी कहीं कोई वस्तु बिखरी हुई है या एकदम कायदे से सहेज के रखी हुई है, ये चीज़ तथ्य है।
तथ्य का विषय है। अभी इसके इलस्ट्रेशंस पे आएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा इस चीज़ को। कोई चीज़ किस क्रम में रखी हुई है, ये एक तथ्य है। बिखरी हुई है कि अच्छे से रखी हुई है ना। उन वस्तुओं का आपस में संबंध क्या है, जिसको हम आसानी से अपनी इंद्रियों द्वारा समझ पाए। दूसरी चीज़ की कोई मानसिक दशा। मानसिक दशा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विक्षिप्तावस्था में था क्या, या अचानक से क्रोध में आ गया, किसी के उकसावे पे क्रोध में आ गया, ऐसी कोई मानसिक दशा थी क्या। ये चीज़ें फैक्ट होती हैं। आप इसको और बढ़िया से इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ पाइएगा। आइए मैं इसको रीड करता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कह रहा है इलस्ट्रेशन, यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। पहला जो है, अब इसको समझिए। चोर घर में घुसा चोरी के नियत से और उसने घर के मालिक की हत्या कर डाली। अब वो हत्या के क्रम में मालिक और चोर के बीच हाथापाई हुई। जब हाथापाई हुई तो आसपास के सामान बिखरे पड़े थे। जब पुलिस जाएगी तो उस एरिया में जहाँ पे जांच इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस एरिया में किसी को एंटर होने नहीं दिया जाता। आप देखेंगे कि पुलिस का पूरा वहाँ पे वो लगा रहता है, बैरिकेडिंग लगी रहती है, अंदर आप नहीं जा सकते। तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है उसमें पुलिस जांच करती है कि वो सामान किस क्रम में रखे हुए हैं, क्या बिखरे हुए हैं, क्या सजा के रखे हुए हैं। तो ये एक फैक्ट क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है ना। मान लीजिए किसी ने मर्डर होते हुए नहीं देखा, लेकिन मर्डर होने के पहले दो लोगों में कहा सुनी हो रही थी, चिल्लम चिल्ली मची हुई थी। तो ये चीज़ भी एक तथ्य है। जैसे एक रेस जेस्टा आपको पढ़ना है, इसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 4 पढ़ना है रेस जेस्टा। तो रेस जेस्टा में एक केस पढ़ना होता है सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। तो उसमें सांवल दास जो है वो अपनी वाइफ की हत्या कर देता है। तो वो हत्या होते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी लोग थे, उन्होंने ये बताया कि शाम के समय में बच्चों और महिला के रोने की, चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और पाया गया कि हत्या हो गई है। तो ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि लोगों ने ये हल्ला गुल्ला सुना था। तो यही ये कह रहा है दूसरा इलस्ट्रेशन, यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। देखा, अचानक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से भागती हुई ट्रक को किसी ने देखा था। तो ये एक तथ्य है। दूसरी चीज़ दूसरा हो गया। तीसरी चीज़ यह कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, एक तथ्य है। किसी के प्रति कोई विचार रख रहा है और मान लीजिए कि दुश्मनी थी, हत्या हुई थी, और किसी ने बताया कि मैंने सुना था कि हत्या से 2 दिन पहले जो अभियुक्त है, अरेस्टेड पर्सन है, वो उसको कह रहा था जिसकी हत्या हुई है कि तुम्हें मैं देख लूँगा या मैं तुम्हारा उपाय कर दूँगा। तो ये जो शब्द हैं, ये क्या है, ये भी तथ्य है। उसके बाद चौथा कह रहा है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में है या था, एक तथ्य है। अब इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहला कह रहा है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कोई विचार पहले से, कि जैसे कोई अच्छा आदमी भी हो लेकिन कोई किसी के प्रति प्रेजुडाइस रखता हो, पक्षपाती भावना रखता हो, और ये सोचता हो कि वो जो है वो फलानी पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसलिए वो हमारे दुश्मन है। तो ये अमुक राय रखना, या वो ऐसा, अरे वो उसके घर के लोग गुंडे ही होते हैं, इस तरीके का एक कंसेप्ट लोगों के मन में होता है। तो उनके प्रति एक अमुक राय रख रहे हैं, वो कोई राय रख रहे हैं, पहले से ही उनके दिमाग में प्रेजुडाइसेस हैं कि वो ऐसे होंगे। तो ये एक तथ्य है, पहले से ही उनके बारे में कुछ सोच के रखना।
ये एक तथ्य है। दूसरी चीज़, अमुक आशय रखता है, इरादा रखता है, इंटेंशन रखता है ना, कि ऐसा है तो उसने इरादा रख लिया कि इसके साथ ऐसा करूँगा, तो ये आशय रख रहा है। तीसरी चीज़, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी के प्रति कोई द्वेषपूर्ण भावना से ही कोई काम किया गया हो। सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर है, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि ऑपरेशन करते हुए मरीज़ की जान चली जाए, है ना। वो सद्भावपूर्वक ऑपरेशन कर रहे हैं, और अगर उसमें किसी की मौत हो गई तो फिर इसको हम हत्या की श्रेणी में तो नहीं रख सकते। ये सद्भावपूर्वक किया हुआ कार्य है ना। तो इसीलिए ये एक तथ्य है कि सद्भावपूर्वक किया गया काम। अब ये कपटपूर्वक, किसी को जानबूझ के क्षति पहुंचाना कपटपूर्वक कार्य है। किसी को दोस्त बन के ले जाना और पानी में डुबो देना, ये कपटपूर्वक कार्य करना होता है। तो सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले कहा कि हम किसी से कहें कि अच्छा हम देख लेंगे, ये एक कहने का मतलब हुआ। अच्छा, मैं इसी शब्द को ऐसे कहोगे, अच्छा देख लेंगे हम, तो ये भी एक कहने का, वही कह रहे हैं लेकिन अलग भावना में उस भाषा को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने अगर पीके मूवी देखी है तो उस मूवी में अंत में एक सीन आता है जिसमें जो अभिनेता हैं उस फिल्म के, वो एलियन बने हुए हैं उसमें, और एलियन होके और वो अपने दोस्तों को लेके आते हैं अर्थ पे और कहते हैं कि देखो, अगर कोई तुमसे अर्थ पे कहे, ईगोला पे अगर कहे कोई आई लव चिकन, आई लव फिश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाम में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिकन और फिश से बहुत प्यार करता है, इसका मतलब ये है कि वो शाम में वो खाने वाला है। तो शब्द जो है वो उसका कुछ विशेष तरीके से यूज करना, यही बात यहाँ कही जा रही है कि किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। उसी फिल्म में शब्द आता है कि अच्छा कहने के बहुत तरीके हैं। जैसे हम कहें कोई बात सिंपल सी हो रही है तो हम लोग कहते हैं अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। कोई उसी बात को कुछ कह रहा है और हम धमकाने के भाव में कहते हैं अच्छा ओ, तो ऐसे हम कहते हैं। तो एक ही शब्द को कई तरीके से हम यूज कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि यह किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, ये भी एक फैक्ट है। अगली चीज़, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी भी निर्दिष्ट समय में है ना। किसी विशिष्ट संवेदना, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो। और वॉज एट अ स्पेसिफिक or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation। कोई स्पेशल सेंसेशन हो रहा है, जैसे किसी को अचानक से किसी खास समय में मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ये एक फैक्ट है ना। अचानक से वो आपे से बाहर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये एक फैक्ट है ना। ये सारे के सारे मिलके एक तथ्य बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो फैक्ट वाला था, इसके परिभाषा इसकी और इसका इलस्ट्रेशन, ये सब हमने समझ लिया है। अब आइए आगे चलते हैं फैक्ट इन इशू पे, है ना। फैक्ट इन इशू आइए समझते हैं। तो अगला है हमारा फैक्ट इन इशू। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो 2(1)F में फैक्ट है, F में फैक्ट, और फैक्ट के तुरंत बाद फैक्ट इन इशू, ये ट्रिक मैंने बताई थी। तो आइए अब पढ़ते हैं 2(1)G, जिसमें है फैक्ट इन इशू, यानी विवाद्यक तथ्य। सबसे पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे बढ़िया से। विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत
ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है ना। इंग्लिश में एक बार फिर, Facts in issue means and includes any fact from which either be itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। इसको मैं थोड़ा सा पहले समझाता हूँ, उसके बाद इसके इलस्ट्रेशंस देखेंगे, है ना। कह रहा है कि कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी अधिकार, है ना, अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता, अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता जिसका किसी वाद मीन्स केस या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है, यानी एसर्टेशन किया गया है ना। अब इसको समझिए। अधिकार, किसी, मान लीजिए कि कोई ज़मीन है ना, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ए कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है और बी कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है। तो अगर मान लीजिए कि ये अधिकार किसका हो, अगर केस इसी का है ना, तो ये विवाद्य तथ्य है। क्या विवाद होगा, इस अधिकार के लिए क्या चीज़ें होंगी, तो ये अधिकार जो है ये एक विवाद्य तथ्य है। उसके अलावा दायित्व या निर्योग्यता, दायित्व, किसी का दायित्व क्या होता है। मान लीजिए कि फैमिली कोर्ट में केस हो, किस चीज़ का, मेंटेनेंस का, और मेंटेनेंस में हो कि हस्बैंड को वाइफ के लिए इतना मनी जो है देना है, मेंटेनेंस देना है, तो दायित्व का निर्धारण, यानी दायित्व किसका बनता है, ये विवाद्य तथ्य है। केसेस तो इसीलिए होते हैं कि मेंटेनेंस अलाउ कराया जाए, एलिमनी जो है ना, तो ये जो दायित्व है ये विवाद्य तथ्य हो गया। यानी दायित्व निर्धारण, किसका दायित्व बनता है ये, यानी वैसा तथ्य जो विवाद के घेरे में है, विवाद्यक है। यानी यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, दायित्व, क्या मेंटेनेंस इतना देना बनता है हस्बैंड का, ये विवाद का विषय है। तो दायित्व या निर्योग्यता, किसी पद पे कोई दावेदार है और क्या वो उस योग्य है, उस पे बने रहने के योग्य है, तो इस चीज़ का विचारण किया जाएगा कि वो उस पद पे बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, तो फिर वहाँ वो विवाद्य तथ्य हो जाएगा, निर्योग्यता। उसके अलावा आगे पढ़ रहा हूँ मैं, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, या फिर अधिकार से इनकार कर दिया गया, कहा गया कि नहीं, बी कहे कि ए का इस ज़मीन पे अधिकार नहीं है और ए कह रहा है कि मेरा अधिकार है, तो ये एसर्टेशन ये कर रहा है, ये एसर्टेशन कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं, ये डिनाई कर रहा है। यानी ये कह रहा है कि मेरा अधिकार है, ये कह रहा है कि मेरा अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है। तो विवाद किस मुद्दे पे हो गया, उस ज़मीन के स्वामित्व पे, किसका अधिकार है, स्वामित्व जो है वो विवाद्य तथ्य हो गया। कोर्ट को क्या डिसाइड कर रहा है कि स्वामित्व किसका, जब ये तथ्य कि स्वामित्व किसका डिसाइड करना हो तो वही विवाद्य तथ्य है। कोर्ट में जब भी आप जाएंगे तो सिविल केसेज में इशू फ्रेम होता है, इशू फ्रेम, है ना, सिविल केसेज में, तो वहाँ क्या होता है, उन तथ्यों को फ्रेम किया जाता है जिस पे केस चलना है। या फिर क्रिमिनल केसेज में चार्ज फ्रेम किया जाता है ना, चार्ज। मान लीजिए कि किसी चार्जशीट पुलिस के आ गई, तो पुलिस की चार्जशीट आने के बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को जो अभियुक्त है किसी कोर्ट में, किसी केस में, मान लीजिए कि
उस पर अभी भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 जो है उसका आरोप है। उसके अलावा 63 का आरोप है। उसके अलावा मान लीजिए 109 का आरोप है ना। ये सारे आरोप उस पर लग रहे हैं। रेप वगैरह और अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ये सब आरोप लग रहे हैं। और भी कुछ कुछ सेक्शन आप जोड़ सकते हैं। तो जज साहब पूछते हैं कि बताओ अभियुक्त से कि तुमने 76, 63 और 109 में अब वो तो अभियुक्त है तो उसको तो इतने सेक्शंस मालूम नहीं है। उससे ये पूछेंगे जज साहब कि आप पे आरोप है कि आपने फलाना दिन फलाना तारीख को फलाना इस समय अमुक समय में ये अपराध किया है, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? तो अभियुक्त उस पर कहेगा कि नहीं नहीं जज साहब, मुझ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। अब वो जो भी कहे तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा। और चार्ज फ्रेम होने के बाद अब ये फिक्स हो गया कि अब जो मुकदमा है वो इन्हीं अपराधों के लिए चलेगा, यानी इन अपराधों के लिए कि उसने किया है कि नहीं ये अपराध, उस पे साक्ष्य लिए जाएंगे। तो ये इस तरीके से एक ये विवाद्यक तथ्य हो गया, यानी ये तथ्य जिन पे साक्ष्य लिए जाएंगे, इन सेक्शंस को केंद्र में रख के कि ये अपराध अभियुक्त ने किए हैं अथवा नहीं किए हैं, इन पे बहस होगी, इन पे साक्ष्य लिए जाएंगे और बाकी जो भी प्रोसीजर है उसको, यानी कि एक केस जो भी है उस केस का सबसे बेसिक चीज़ यही है, केस किस चीज़ पे लड़ना है, किसी चीज़ को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। तो फिर वहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी कि जो अभियुक्त है उसने ये अपराध किए हैं अथवा नहीं किए हैं। आइए इसके इलस्ट्रेशन को देख के और बढ़िया से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क है ना, क पे ये आरोप है कि उसने क्या ख की हत्या की थी। इलस्ट्रेशन की ही मैं बात बता रहा हूँ। तो अब सबसे पहली चीज़ तो जो विवाद्यक तथ्य होगा, सबसे पहला विवाद्यक तथ्य तो यही हो जाएगा कि क्या क ने ख की हत्या की। सबसे पहला यही तथ्य है। पहले तो इसी को प्रूव या डिसप्रूव करना होगा कि क्या क ने ख की हत्या की। पहला तो यही प्रूफ करना है या डिसप्रूव करना है कि क्या वो असल में जो मर्डरर है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या क ने जब ख की हत्या की तो क्या उसका इरादा था ख की हत्या करने का, या ऐसे ही वो कुछ और कर रहा था और गलती से उसकी हत्या हुई। जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़हारा है और वो पेड़ काट रहा है, पेड़ काट ही रहा था तब तक कुल्हाड़ी जो है वो लग गई किसी व्यक्ति को, ख को, और वो उससे आहत हुआ और मर गया। तो यहाँ पे गैर इरादतन, एक्सीडेंटल ये चीज़ हो गई, तो गैर इरादतन हत्या है। तो यहाँ पे ये भी जो है ये विवाद्यक तथ्य होगा कि क्या क ने ख की हत्या इरादे से की, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवाद्यक तथ्य हो जाएगा कि इरादा था कि नहीं था। इंटेंशन जो है वो भी एक चीज़ हो जाएगी। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि क्या जब क ने ख की हत्या की तो क्या ख ने ऐसा कोई कृत्य किया था क्या जिससे कि क अचानक से गुस्से में आ गया, या उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आके उसने ख की हत्या कर डाली, है ना। यानी प्रोवोकेशन था क्या, ये भी विवाद्यक तथ्य हो जाएगा, फैक्टिंग इशू हो जाएगा कि क्या अचानक से जो है प्रोवोकेशन में, उकसावे में आके, क्रोध में आके और उसने हत्या, क ने ख की हत्या कर डाली, ये भी विवाद्यक तथ्य है। और चौथा ये हो सकता है कि क्या जो क है जिसने ख की हत्या की है, क्या वो जब हत्या कर रहा था तो उसको ये समझ में आ रहा था कि क्या वो जो कर रहा है वो किस प्रकार का कृत्य है, क्या वो उस समय अपने संतुलित दिमाग की अवस्था में था या फिर वो विक्षिप्ता अवस्था में था, उसका मानसिक संतुलन उस समय खराब था और वैसे में उसने वो कृत्य कर दिया जिसकी
सामान्य समझ उसे नहीं थी। जैसे एक केस में पति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मार डाला। जब ट्रायल में मामला आया तो ट्रायल में ये सिद्ध हुआ कि जो पति है उसके दिमाग की दवाई चलती है, डॉक्टर जो है वो उसके ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मेंटल असाइलम में वो कुछ दिन रहा भी है। तो ये चीज़ प्रूव हो सकी और ऐसे में फिर उसके दोषी सिद्ध नहीं किया गया। तो ऐसे में ये एक जो है फैक्ट कि क्या वो संतुलित दिमाग था, यानी मेंटल हेल्थ उसका कैसा था। जब कोई जो अभियुक्त होता है किसी अपराध का, हत्या वगैरह का, तो अगर ऐसे साक्ष्य हैं कि उसके पागल की दवाई चली, यानी मेंटल असाइलम में रहा या पागलों के डॉक्टर ने उसका इलाज किया, तो जो अधिवक्तागण हैं वो इस चीज़ को एक बढ़िया साक्ष्य मानते हैं और उसके जितने मेडिकल ट्रीटमेंट के जो भी कागजात हैं वो न्यायालय में लाए जाते हैं, ताकि ये सिद्ध हो सके कि जो आदमी जो अभियुक्त है वो तो पागल है। तो ऐसे में वो उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता जिसको वो ये समझ पाए कि वो जो कर रहा है वो हत्या है या इसके लिए उसे सज़ा हो सकती है। तो ये कुछ विवाद्य तथ्य हैं। कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जिस पे कोई केस रिलाई करता है, यानी कि अगर कोई फैसला किस चीज़ का होगा, कोई चीज़ फैसला उसका फैसला तभी होगा जब कोई कहे कि हाँ ये चीज़, कोई कहे कि हाँ ये हत्यारा है, कोई कहे नहीं ये हत्यारा नहीं है। एक पक्ष कहता है कि ज़मीन मेरी है, दूसरा पक्ष कहे नहीं ज़मीन मेरी है। यानी विवाद्य तथ्य क्या हो गया कि अमुक व्यक्ति मर्डरर है कि नहीं, या अमुक ज़मीन किसी की है या नहीं है। तो एसर्टेशन हो डिनाई हो, एक कहे कि हाँ है, दूसरा कहे कि ना नहीं है, और ये प्रूफ कैसे होगा या डिसप्रूफ कैसे होगा, तो वो होगा एविडेंस के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे। यानी साक्ष्य जो है वो किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। यानी कुल मिला के विवाद्य तथ्य ही वो सबसे बेसिक चीज़ है जो किसी केस के लिए ज़रूरी है। यानी किसी केस के प्राण हम अगर कहें तो वो विवाद्य तथ्य ही है। अगर विवाद्य तथ्य नहीं है, आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय, जैसे आप जब ये पेटिशन लिखा जाता है तो उसमें अंत में एक पैराग्राफ होता है, लिखा जाता है अनुतोष, और अनुतोष में लिखा जाता है कि मेरे मुवक्किल को ये समस्या है और उसे उसका अधिकार दिलवा दिया जाए। यानी फैक्ट्स क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए, तो अब अगला पक्ष जो है वो उस पर अपने उत्तर देगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य देगा। यानी एक पक्षकार होगा और दूसरा विपक्षी होगा। प्रूफ किसी फैक्ट को करना है जो विवाद्य फैक्ट है, यानी फैक्ट इन इशू है, और उस फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए दोनों पक्ष की तरफ से साक्ष्य लिए जा सकेंगे। और जब साक्ष्य लिए जाएंगे तो उस साक्ष्य के आधार पे ही हम ये कह सकेंगे कि जो इशू फैक्ट था, फैक्ट इन इशू था, है ना, जो फैक्ट इन इशू था वो डिसप्रूव या प्रूव या डिसप्रूव हो सका, है ना। कुल मिला जुला के यही केस का सबसे बेसिक चीज़ होता है कि हमें आखिर चाहिए क्या। हमें ज़मीन चाहिए तो भाई उसके लिए हम जाएंगे न्यायालय में। कोई मर्डरर है तो उसको सज़ा दिलवानी है, उसके लिए जाएंगे। किसी ने चोरी करी कि नहीं करी तो फैक्ट इन इशू है कि वो फलाने दिन को फलाने समय में इस दिन इनके घर में घुसा था कि नहीं घुसा था, या फिर वो चोरी कर रहा था, चोरी करने की नियत से, भाई घुसेगा तो चोरी करने की नियत से ही घुसेगा, है ना। तो ये मतलब कि केस जिस चीज़ पे चलेगा, जिस चीज़ को प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए केस चलेगा, वही फैक्ट इन इशू है। मैं समझता हूँ कि मैं समझाने में सफल रहा हूँ, और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, और फ़ोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल करके और डायरेक्ट पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर, वैसे
वीडियो को एक दो बार अगर आप वो करके बैक करके भी देखें तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस की आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अलावा इस चैनल पे भारतीय संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि के क्लासेज भी शुरू हुए हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और पढ़ें। जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाओं के लिए ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो जीएस बेस्ड है, उसमें तो एंशिएंट हिस्ट्री एक ज़रूरी भाग होता ही है। सारे क्लासेज एक साथ चल रहे हैं। मैं जब भी मौका मिल रहा है वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान से समझिए। नहीं समझ में आए मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं। धन्यवाद।